चलिए आज हम देखेंगे अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। अगर तुम सब क्या आएगा तो भी नहीं बोलना है, हम बोलेंगे तब गर्ल्स देने ये बॉयज देने तब बोलना है, ठीक ना। जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेंटर पे एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। सत्तर तक पूछा आपके जी। चलिए इसमें कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890, चल इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 को है, ठीक ना, लेकिन सब में अलग अलग है। 91 यहाँ भी है, 91 यहाँ भी है। मेन तो इंपॉर्टेंट यही है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 14 अप्रैल 1890 या 6 दिसंबर 1956 या 6 दिसंबर 1891 या 14 अप्रैल 1891। कौन ऑप्शन होगा सही? डी, ऑप्शन डी। यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा कि 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो यहां से केवल ये सब नाम न छोड़कर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो कब उसका कौन आंसर होगा? केवल 14 अप्रैल होगा। ऐसे हम एक बार एग्जाम दे रहे थे बिहार फायरमैन का, जब उसमें जाइएगा तो अग्नि उग्नि में काम के लिए आता है, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अम्बेडकर जी का जयंती कब मनाते हैं। बस ऑप्शन था 15 अप्रैल 14 अप्रैल, एकदम फिक्स याद होना चाहिए कौन? 14 अप्रैल। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा का आंसर कोई नहीं बताएगा, हम पूछेंगे वही बताएंगे। गर्ल्स देने से आवाज आना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेदक उच्छेद का नाम से किसने किया? मतलब उसका किसने किया था? हाँ, ललई सिंह यादव। ऑप्शन बी। ये भगवान जी कैसे कर दिए, ये बात करना पड़ेगा। ये आगे, भारत में प्रचलित कौन सा प्रथा मनुष्य के पेशों को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? दहेज प्रथा, डाक प्रथा, पर्दा प्रथा या जाति प्रथा? हाँ, जाति प्रथा। क्योंकि ये क्वेश्चन कौन चैप्टर से है? पहला से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ऑप्शन सी। दूसरा, विनम्रता शब्द का अर्थ क्या है? अचानक, अनेक प्रकार से या प्रवाहित या उपहास? तो ऑप्शन हो जाएगा उपहास। विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई मोटर कार का नाम क्या था? यह क्या है? क्या नाम था? स्ट्रीमल, इंड, क्रिस्टल, बेंडले या ग्रेट वॉल? हाँ, स्ट्रीमल इंड। उस कहानी में ही बताया गया कि इतना चमकता हुआ कि अपना मुंह देखने जाओ तो मुंह भी देख सकते हो। ऐसे भी लाइट ज्यादा आ जाता है चमक, तो उसमें अपना मुंह देख सकते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह जयंती मिल जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यह बात किसने कहा था? किसके पक्ष में? ये तो बात कौन बोले? कौन बोला है? किसको? सेन साहब को। विष के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने, जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने कहा या मिसेस सेन ने कहा या मिस्टर सिंह ने कहा? तो ये दोनों के बीच में बकवास हो रहा था। कहानी में जब पढ़ते हैं ये दोनों के बीच में हो रहा था। ये बात मूलतः किसका है?
पत्रकार महोदय जी का। किससे कहा? सेन साहब से। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए और आगे चलते हैं, बार बार बदलना पड़ेगा। कल ही इसका एग्जाम हुआ है। चलिए, नलिनी मृदुला शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई? वो कहां से पढ़े थे? सेंटर माइकल स्कूल या पटना कॉलेजिएट स्कूल? सी, ऑप्शन सी। सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? सेन साहब ने, मदन ने, गिरधरलाल ने या मिसेस सेन ने? देखो, ये क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कई लोग गलती कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि है, ये तो एकदम आसान है, ही है सेन साहब का लड़का खोखा से। हाँ, इसी के इसे नहीं, पूरा ऑप्शन भी देखना है, थोड़ा बहुत रुकना भी आ रहा है तो ये रुकना है। तो कई लोग आते हुए गलती कर देते हैं। एक क्वेश्चन एकदम आसान है, और जब याद ना रहे किसी को, माने जिसको याद है परफेक्ट, उसके लिए तो कोई दिक्कते नहीं है। जिसको याद नहीं है वो कॉमन सेंस लगाओ कि इसका आंसर कौन हो सकता है। दो दांत किसने तोड़ा? तो सेन साहब को तो बेटा था, अपना बेटा के दांत तोड़ेगा? गिरधरलाल वो तो बेचारा एकदम गरीब, और उसके यहाँ तो किरानी ही है, काम ही करता, अभी नहीं तोड़ पाएगा। मिसेस सेन उनकी पत्नी, मिसेस सेन उन्हें पत्नी, इसको से ज्यादा दुश्मनी था किससे था? मदन से। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? मदन। मदन इस कहानी का क्या है पता है ना? नायक है। चलिए, स्वान, हाँ, अच्छा, कहानी का नाम है 20 के दांत। कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मदन। प्राथमिकता मदन को ही देंगे, क्योंकि हीरो इसी को माना गया इस कहानी में, नायक। फिर उसके बाद कौन है? खोखा हो गया, सेन साहब हो गया, गिरधालाल हो गया, मिसेस सेन। हाँ, मदन मानना है। मदन इस कहानी का क्या है? नायक है, प्रमुख पात्र है। आगे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 20 के दांत कहानी के पात्र कौन कौन है, तो ऑप्शन रहेगा इनमें सभी। अगर कांसू को भी दे देगा, खोखा को भी दे देगा, मदन को भी दे देगा, और पांचों के बेटी के भी नाम दे देगा, तो ऑप्शन डी में जरूर रखेगा, सी, इनमें से सभी। आगे, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा? ये हाल ही में एकदम पढ़ाया हुआ चैप्टर है। मैक्स मुलर जी को कहे थे। किसको? मैक्स मुलर जी को। लिखा नहीं है, फिर ये बार बार ऊपर करना पड़ा। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा से रचित है? कौन तो लगा दिया है कहानी। ठीक ना? ये नहीं है, ये तो गलत है। इसके आंसर कौन होगा? भाषण। देखो, गलती कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। तो गलती कर रहा तो सुधारा दिया जाएगा, वहां गलती करके आएगा तब आने वाला समय दसवां में होगा, उसके लिए तो सही है, लेकिन तुम सबके लिए नहीं। तुम सब एकदम वहां सही होना चाहिए, तो हम गलत ना के बराबर हो। ठीक। आगे, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, मैंने स्थापना किए थे? ये सही लगाया, सिख धर्म। इससे एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा जीके के लिए, यह दुनिया का सबसे नवीनतम धर्म है। माने इससे जितना सर हिंदू हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, सब पुराना धर्म है, लेकिन दुनिया का सबसे नवीनतम धर्म कौन है? सबसे नया धर्म। हाँ, नया धर्म इसको कहा गया है, सिख धर्म को। माने कि 500 साल पहले का है, ये है, इसलिए इसको नया धर्म कहा जाता है। पुराना धर्म में जैन धर्म हो गया, सनातन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ये सब 2000 1600 वर्ष हो गया स्थापना वाली। लेकिन ये नया है, 500 साल का है। कोई बताएंगे गर्ल्स में से कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? हाँ, गुड, 10। 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हमारे ही बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र नहीं, पटने कहिए, उस समय तक पटना था, नाम आ ही गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल दिया गया है? हंसने पर, रोने पर, अपशब्द का प्रयोग करने पर, राम नाम के कीर्तन पर। तो राम नाम के कीर्तन पर। इसी के समकक्ष एक और व्यक्ति है, कबीरदास, वो भी बोलते हैं, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। मतलब कि यहाँ दुनिया में जितना सारा धन दौलत है वो सब लूटने से कोई फायदा नहीं है, यही धरा रह जाएगा।
तुम्हारे साथ जाएगा कोई चीज तो राम का नाम जाएगा। राम का नाम कहने का मतलब ये यहाँ नहीं लिया गया है कि बैठ कर 2 घंटा राम 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 करते रहिए। यहाँ राम कहने का मतलब जो श्वास चल रहा है उसके प्रति धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। राम राम, ये श्वास में आ जाए राम तो वही सच्चा राम नाम कीर्तन है और उसमें ईमानदारी आ जाए। जैसे आप कोई गलत काम करते हैं ना तो सांस बहुत जल्दी चलने लगता है, आप कोई अच्छा काम करते हैं एकदम संतुष्टि रहता है। वो दोनों के बीच का जो कड़ी है वो राम नाम है। आपके दिमाग में या इस समाज में ही भर दिया है राम नाम के मतलब हम पूरा टीका चंदन करके राम नाम कर रहे हैं, वो राम नाम नहीं। उसके प्रति तो खुद अपने क्या है, प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा भगा किए हैं, खंडन किए हैं। वो असल में भक्ति नहीं है। असल में भक्ति क्या है? ईमानदारी। असल में भक्ति क्या है? प्रभु का नाम कीर्तन। असल में भक्ति क्या है? बहुत सारा व्यापक अर्थ आ जाएगा, वो हम बता चुके हैं उस पद में जब पढ़ाए होंगे तो। चलिए हम आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न। यहाँ एक ऑप्शन दिया, जानते हैं क्या? आप शब्दों का प्रयोग करने पर मतलब समझ रहा है इसका मतलब है। हाँ, पूरा एकदम भाषण देना था वह में करना है, लेकिन इस पर रोक है इसलिए ऑप्शन वो नहीं हो सकता है। आगे आए तो हम नहीं पढ़ाए जी, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। नहीं पढ़ाए मतलब हम, मेरी गलती है कि सिलेबस पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन आया है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? कबीरदास खान ने किसे पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? स्वामी विठलनाथ ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने या स्वामी रामदास ने? तो इसमें विठलनाथ नहीं होंगे, वल्लभाचार्य। यही दोनों में कोई होना चाहिए। आपको नहीं पढ़ाए हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विठलनाथ। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, अभी खाली याद रख लीजिए। और नहीं याद करते हुए कोई बात नहीं, हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छा समझा देंगे। चलिए आगे। कबीरदास खान किस छंद में सिद्ध हैं? दोहा, चौपाई, रोला, सवैया। तो इसका आंसर होगा सवैया। सवैया क्या होता है उस दिन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब पता चलेगा क्या होता है। डबली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे होंगे पहला दिन ऐसे हेडिंग करवाए होंगे कि देखो ये पूरा नाम से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछ दिया तो इसका कौन हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक ट्रिक बताए तो सबको हम, अगर तुमको याद नहीं है तो हम पता नहीं चल रहा है साइंस में या मैथ में या विज्ञान में ऑप्शन में पता नहीं चल रहा कब इसका आंसर क्या होगा, आप तुक्का लगाना है कि आप कोई लगा ही देते हैं। तब जानता है कौन का लगाना चाहिए? जो ऑप्शन में 12 है। जैसे देखो अगर किसी को नहीं पता, जैसे कि 2 में ऑप्शन 12 है, एगो ई ऑप्शन 12 है, एगो ई ऑप्शन 12 है। यही दोनों में प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक ना? आप 50-50 तुम्हारा सही होगा उनमें, माने कि दोनों दम नहीं होगा। ऐसे एक मेरे सर थे वो बता रहे थे, वो आपको भी टेक्निक हम बता रहे हैं। जो ऑप्शन में बना रहे ज्यादातर अगर तुक्का मार है तो कौन में लगाना है? 12 वाला में। अब या तो इसमें लगाइए या तो इसमें लगाइए। अब बात रहा कि ऑप्शन डी में कि ए में ज्यादा सही होता है, तो ज्यादा ऑप्शन सही होने की संभावना डी में होता है, ए में नहीं। लेकिन इसमें कौन दे दिया है? तब तुक्का लगाया तो 50% या तो सही है तो गलत हो सकता है। तुम देखना अधिकतर क्वेश्चन का जवाब जो रहेगा ना ऑप्शन में, वो 12 वाला आंसर ज्यादा होता है। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करना घर है, क्वेश्चन बैंक में सर ज्यादा 12 वाला आंसर होता है। ये हम देखें कई बार सही होता है। हम भी कंपटीशन में एग्जाम लगाते हैं ना, नहीं आ रहा है जो चीज तो 12 वाला देख के लगा देते हैं। अब मारना है तुक्का तो लगाइए, आपको तो नेगेटिव भी नहीं है, हमारे में नेगेटिव भी होता है। सही में से गलत नंबर खत्म, गलत कर दिए तो मैंने 5 को सही किए हुए हैं और 2 को गलती लगा दिए तो 2 नंबर 1 नंबर कैंसिल, 4 नंबर मिलेगा हमको। आपको ऐसा नहीं है, सही तो सही गलत तो गलत। चलिए अब आगे चलते हैं कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? यहाँ ये तो उत्तर है उधारी गलती है। वो जब बुक पढ़िएगा तो बुक में लिखा हुआ एक शब्द एकदम पहले में ही पहले पैराग्राफ में, तो उसको क्या कहते हैं? दारी। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कुछ कहते हैं, उधारी अलग है। एक शब्द है हम लोग के इलाका में इजारा खेत लेना, समझते हैं? इजारा खेत मतलब क्या होता है आदित्य? इजारा मतलब नहीं पता तुमको? उधर गर्ल्स में से किसी को याद है? तुमको पता है? नहीं, इजारा का मतलब होता है पैसा दे दिए उसको, जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक खेत मेरा रहेगा, खेती हम करते रहेंगे, और तुम्हारा पैसा फिर वापस दे दिया तो खेत उसका हो गया। ये होता है इजारा खेत।
तो इसी तरह से उधर दही बेचने को, उधारी लेने को क्या कहते हैं? बारी। उधारी नहीं। रहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, उनका फोटो भी दिखा चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज में। चलिए आगे। रहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता। भी बन जाएगा। ये सब देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता होगा। याद है, पता है ना। आज जो नहीं पढ़ा, जिसके रसखांस आया होगा ना, मन में नील हो गया होगा। लेकिन तुझे ऑप्शन भी तो था कि नहीं, ऑप्शन तो वो नहीं बनाना चाहिए बोला, छोड़ दी ना। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? सही लगा हुआ है, कलकत्ता। चलिए अब आगे चलते हैं। आग उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा पढ़ाए हैं, लेकिन ये वाला मुहावरा शायद लगता है कि नहीं पढ़ाए, लेकिन ऑप्शन सब इसको देखते हैं। आग उगलना मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, अति क्रोध करना, या झगड़ा शांत करना, या झगड़ा पैदा होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन के सब। देखो, आग उगलना मतलब एकदम क्या में, गुस्सा में है। अब गुस्सा वाले के लिए ऑप्शन कौन ज्यादा है? क्रोध। तो अतिशय क्रोध हो करना, इतना क्रोध करना कि जो मिले वो पटक दे। ठीक ना। ये किसी को क्रोध आता है ना तो ज्यादा थोड़ा सामान्य तोड़ता है। हमारा आदत है कि हमको जब क्रोध आता है तो तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ घर में मतलब टीवी मिले, टीवी लगा फोड़ उठ देंगे, ड्रेसिंग मिला, ड्रेसिंग फोड़ देंगे, गोदरेज है, गोदरेज का शीशा होगा फोड़ना स्टार्ट। अब तो गुस्सा पर कंट्रोल हुआ है किसी के मार्गदर्शन के कारण, अब उतना नहीं हो पाता है। लेकिन गुस्सा किसी को होता था, देखना एगो मेरे गांव में है, तुम चिंते हो गया के पापा के, उसको जो गुस्सा आता तो कल वाला तोड़ना स्टार्ट। कल जो चपाकल होता है ना, चपाकल के हंडिल तोड़ दिए। सब का अलग गुस्सा के अलग अलग वेरायटी होता है। ये अतिशय गुस्सा में जब होता है उसको नहीं बोलते आह उगलना, दम आह उगल रहा है, और उसके सामने नहीं जाना चाहिए। उसके उस समय जानता है क्रोध में क्या होता है? ताकत दुगना हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वो खिसिया गया नियम से कोई व्यक्ति, तुम अभी जितना ताकत है उससे ताकत ज्यादा हो जाएगा, पूरा ऊर्जा ज्यादा आ जाता है। मारे जाने के तने से हम पलट देगी। ये क्रोध में 2-3 को धरने वाला जाता है, वो नहीं जानता है कि वो से धराएगा नहीं, इसलिए अतिशय क्रोध उसी को बोलते हैं। आगे इसमें हमको अभी तक एक वो लगा है इस एनजीआर कोचिंग में, अर्पिता आज तो कभी गुस्से नहीं देखे हैं, एकदम नॉर्मल दम रहती है। वो गुस्सा वही है, वो भी मारते थे, कभी गुस्सा हो जाती है तू तो और है, लेकिन वो गुस्से नहीं होती है, होती है तुम गुस्सा। वो गुस्सा नहीं, ताकत वाला गुस्सा नहीं। किस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? किसी शब्द के अर्थ को बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति, रस, अलंकार, छंद। देखिए ये चैप्टर व्याकरण का भाग है और हम नहीं पढ़ाए आपको, ये भी पढ़ाएंगे। इसमें रस भी बताना ही बाकी है, छंद भी बताना बाकी है, अलंकार भी। आई 400 क्वेश्चन इस बार से आने लगा 2025 से। तो एक दिन इस पर क्लास दे देंगे, एक दिन इस पर, एक दिन इस पर, एक दिन इस पर। अन्यथा तुम कहो तो एक दिन पूरे चारों के दिन एक के दिन में ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको इस टाइम में नहीं, कहीं संडे के दिन या कहीं छुट्टी रहे उस दिन आओ कि सर एक दिन हमको दे दीजिए। तो चारों पे 1 घंटा दे देंगे, मानी कि आधा घंटा दे देंगे ना, तो 1.5 घंटा, आधे घंटा में हो जाएगा। तो एक दिन करने तो रखना ही पड़ेगा हमको, ठीक ना। ऐसे क्लास 11 वाला के सब शक्ति पढ़ा रहे थे तो सब उस समय आती नहीं थे, तो उस समय साथ में खा कर दे देते। आप लोग इसमें कौन कौन मारे थे? अतिशय क्रोध करना था, नहीं बताया तभी आप पहुंच गए। आगे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना किसके प्रकार? ये सब शक्ति के भेद हैं। इसका शब्द शक्ति ये वाला ऑप्शन ए, इसी का भेद 3 को होता है, ठीक ना। यही है भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। तो कौन कौन होते हैं ये ना, यहाँ दे दिया दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से अगर कोई अच्छा से पढ़ने रहता ना उसके लिए एकदम बल्ले बल्ले था, लगले आ गया यहाँ से। तो इसके भेद 3 को है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो किसके भेद हो जाएंगे ये? शब्द शक्ति के। आगे ये वही काजी चेंज करने के लगवा दिया है आजकल, बार बार चेंज करो। भाषा से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति नहीं, शब्द शक्ति नहीं कहा जा सकता उसको। रस, छंद, अलंकार। ऑप्शन 3 अलंकार। क्यों? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। किसी लड़की को सिंपल में लाइए, किसी को आभूषण बना दीजिए,
ज्यादा देखने में कौन अच्छा लगेगा? आभूषण पहनने वाली के एकदम सिंपल में जो हो, इसलिए तो आभूषण पहना जाता है सुंदर दिखने के लिए। तो शब्दों में, वाक्यों में सुंदरता लाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। किसका? अलंकार का। ठीक ना? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अलंकार के मुख्यतः कितने वर्ग हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन 4। अब बताएंगे 4 कौन कौन होते हैं, अभी नहीं बता पाएंगे, अब क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए। जहां किसी वर्ण का इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा मर्यादा उल्लंघन हो जाए, उसके लिए अतिशयोक्ति शब्द दम सही है। बढ़ा चढ़ा के बात को बोलना है। जैसे आप लोगों को कहानी सुने होंगे रामचरितमानस में, कि जब लंका में राम जी के भाई लक्ष्मण को शक्तिमान लगा और मरे सैया पर पड़े थे, तो हनुमान जी कहाँ जाते हैं? पर्वत जड़ी बूटी लाने हिमालय में, तो उनको पहचान ही नहीं आता कि कौन ले जाता, पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। अब यहाँ अतिशुक्ति है कि पूरा पहाड़ कैसे उठा लिए, केजी के रहे होंगे कि कितना केजी को उठा लिया, वहां अतिशुक्ति है। या कल हम लगता है कि कल ही हम देखें कुछ समय पढ़ाते हुए कि उसको विद्यापति कुछ पढ़ना है आप लोग को इंग्लिश में, तो देखिए जान से भी पतली है ना, तो जान से पतली कैसे हो सकता है? वहां अतिशुक्ति है, उसके लिए शब्द आ सकता है। कराया से बना रहे थे ना, वही पढ़े थे। ये कई कई बात होते हैं। आगे चलते हैं। अब शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरो प्लस मणि, सिरह प्लस मणि, सिरा प्लस मणि या सिरह प्लस मणि? नहीं, ऑप्शन सही लग रहा है तुमको ये? ऑप्शन कौन होगा इसका? गलत है। सिर प्लस मनी, ऑप्शन डी। यहाँ इला जुड़ कर ओ कर देता है, सिरो हो गया, अब मनी तो है ही है। आगे, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? पंचम, निष्पात, यद्यपि या पवन? क्या होगा? ये सब जितना है ना तीनों, ये वाला, ये सब दूसरा संधि है। ये स्वर संधि का सब उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? पंचम। आगे, च वर्ग उच्चारण स्थान क्या है? जब च बोलते हैं तो उसका क्या उच्चारण आता है? जीभ कहाँ जाता है? कंठ, ओष्ठ, तालु या दंत? तो कौन हो जाएगा? देखो च बोलो, च जीभ दम ऊपर सकता है, छ भी ऊपर ही सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तालु। हम बता चुके, ये व्याकरण बता चुके हैं उच्चारण स्थान वाला में। आगे चलते हैं। पर्वत शब्द का परिवाची शब्द क्या है? पंचमुख, भूमि, सिलीमुख, रत्नाकर? क्या होगा? भूमि पर जो धारण किया हुआ है पर्वत, उसी को बोलते भी है परिवाची में एक भूमिधर। पर्वत कहा में अभी कुछ पर्वत के परिवाची लिखवाए हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखवाए थे भूमिधर, उसमें नग लिखवाए होंगे और शिखर कुछ लिखवाए होंगे, नहीं था ये वाला। चलिए, लेकिन याद रखिए इसको कि ये वाला मिलाना है उसमें जाकर, परिवाची में मिला लीजिएगा जाकर ये वाला भूमिधर। भूमिधर का मतलब क्या हुआ? भूमि पर। हाँ, आगे वर्ण, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वह जब बोलते हैं वह, तो क्या आएगा? दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालव्य या तालव्य? दंतोष्ठ मतलब इसका समझ रहा, दांत में भी सटेगा, ओष्ठ भी सटेगा। वह बोलेगा तो ओष्ठ सटेगा, आ जाएगा जीभ में, सट जाएगा जीभ, इसलिए दोनों का मिश्रण है। अब कौन? वह। नहीं समझ में आया? छोड़ दी, अब सर तो बोले आंधी का हो गई थी। हाँ, वो सर हिंदी नहीं जानते होंगे, व्याकरण नहीं जानते होंगे, हम इसका अर्थ भी बताते रहे। देखो दांत भी और ओष्ठ भी दोनों के मिश्रण से बना है। जब उच्चारण करते हैं तब। आगे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 5। इसमें हम बताए थे कौन कौन होता है। अंगा होता है, इया होता है, तोड़गी न होता है, न होता है, वो म होता है। जब मैंने के आसपास व्यंजन पढ़ाए होंगे ना, तो इधर वाला पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं।
यहाँ से भी 5 को ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। हम उस दिन पढ़ा रहे तो उस दिन बोल दिए हैं कि इसमें से 200-300 तरीका सब्जेक्टिव बन सकता है। मैंने हाँ जी, यहीं से 5 को ये हो गया, ये को भेद से पूछ दिया। फिर पूछेगा कि देखिए अंग कौन सा वर्ण है, दे देगा अस्पर्श, अनुनासिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों हो जाएगा। स्पर्श भी मिल जाता है, स्पर्श में भी आता है ना, दिमाग लगाएगा तब ना वहां पर ही। ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, जो पढ़ा हुआ खाली वहां से नहीं होगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना होगा। आगे, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों होंगे, दोनों होंगे। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? जैसे तुम बोल कर चुप होता है ना, मुक्ताक्षर, कोई शब्द को बोल कर चुप होता है ना, उसी को बोला जाता है मुक्ताक्षर। तो स्वर और व्यंजन दोनों बोलते हैं, क ख भी बोलते हैं, आम भी बोलते हैं, तो दोनों ना आ जाएगा। आगे, उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? स्वराघात, वर्तनी, अनुतान या संगम? नहीं, इसको बोलते हैं स्वराघात। जैसे कि कोई बात तुम लगातार बोलते सकता है, तुम 2 लाइन हम लिख दिए, अब बड़का बड़का सेंटेंस लिखे हुए हैं, अभी ना सांस लिए हुए बोलना है, तो उसमें आपको कहीं रुकने की कोमा वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ बोला है उच्चारण के क्रम में ध्वनि से दूसरी ध्वनि में, जैसे हम बोल रहे हैं हमने वही किया जिसने कहा था। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा रुकते हैं और उसके बाद जैसे एगो गजल से सुनाते हैं, उम्र भर गालिब ये गलती करता रहा। अब यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, उम्र भर गलती रहा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, एक बार नहीं बोल सकते। उम्र भर गालिब यह गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अब यहाँ पर बोले ना 3-4 जगह कॉमा लगा है, जहां जहां थोड़ा थोड़ा रुके हैं, एक बार नहीं बोले हैं, एक बार बोलेंगे तो उसका लय ही नहीं है, उस गजल का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए वहां पर बोलते हैं स्वराघात, मतलब स्वर के साथ बोलना, स्वर के कहाँ रुकना है, थोड़ा रुकना है, ज्यादा रुकना है, कहाँ ज्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है। इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? स्वराघात। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? भैया, प्रदर्शनी, फाल्गुन, गृहस्थ। गृहस्थ ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी के मतलब होता है दिखाना, भैया में ये वाला नहीं होता, इसलिए गलत है। फाल्गुन में ये न नहीं होता है, गृहस्थ में अधथ नहीं होता, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? प्रदर्शनी। आगे चलते हैं, अब टाइम लग रहा है इसमें। 34, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अब आपको देखना है कि इसमें 3 को जो होगा नहीं में शुद्ध होगा, आएगा अशुद्ध होगा। अनुकूल सही लिखा हुआ है, भागीरथी लग रहा, कलश, प्रज्वलित में आधा गवाव जा होता है, तो यही हमको लग रहा है कि गलत। कौन आंसर सही होगा? भागीरथी में लगता है कि ये इधर से होता है, ये सही है, बार बार यहाँ लेना। ये ऑप्शन सही है, प्रज्वलित सही है और कलश सही है। लेकिन जानते हैं इसका आंसर अभी इसके हिसाब से तो लगा दे रहे हैं, लेकिन हमको इसमें डाउट है, क्योंकि प्रज्वलित हम कहीं ऐसे देखे हैं, ठीक ना, आप कहीं देख लीजिएगा, ये हो सकता है ऑप्शन गलत दोनों में हो जाए। प्रज्वलित में आधा जात दोनों होता है, लेकिन इसमें आधे एक को दिया है। आगे, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? ये बता चुके हैं, माइनस नहीं बोलते, योजक बोलो, माइनस क्या बोलती है? अच्छा, चिन्ह बताने के लिए कि माइनस का साइन है ना, तब ठीक है। इसका पता कोई बता सकता है कहाँ यूज होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, हाँ, पेड़ पौधा, माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सब एक जगह का प्रयोग करने के लिए। उठो, इसके प्रयोग से हमको एगो शब्द बताइए। पेड़ पौधा, दिन रात, गंगा यमुना, ये सब के प्रयोग होते हैं, योजक चिन्ह हो जाएंगे इसका ये वाला ऑप्शन बी। आगे, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? मतलब कि कुछ समय कोई कुछ हो जाता है,
जिंदगी क्या है। तो वहां पर क्या बोलते हैं, ये वाला चिन्ह देते हैं। ये वाला चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन बी। जब आपको कारक पढ़ाएंगे तो भी इसमें आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, याद रखिएगा, ठीक ना। इंग्लिश में भी कई सारा प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन कुछ करके बोलते हैं। चलते हैं अब 37 नंबर प्रश्न पर। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी शब्द, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। जो सब संज्ञा का उदाहरण है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन संज्ञा विकारी का एक भेद है, इसलिए हम विकारी को ले लिया है। मैंने 10th में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपर लेवल का व्याख्यान दे दिया। ये सब का परिभाषा नहीं आता, लेकिन फिर भी ऑप्शन काट के आप सब पहुंच सकते थे। कौन होगा आंसर? संज्ञा के बताएंगे कोई कितने भेद हैं, तो सोना कौन संज्ञा होगा? सोना, सोना तोलने वाला, पीला। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं हम। अच्छा, आप पूछ रहे हैं रविवार कौन संज्ञा होगा? गलत है। रविवार कौन संज्ञा? भाव। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नाम दे दिए ना, दिन का नाम दे दिए। आगे चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ये लगता है कि हम टेस्ट में कभी कभी दिए हैं। कितने हो जाएंगे? 11। कौन कौन? मैं, तुम, वे, उसने, वह ने, उसने, मैंने, ये सब जितना है ना, सब 11 वो क्या है? कौन, क्या, कैसे, सब सर्वनाम में आते हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं? 11। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, प्रोफेसर, मित्रता, आर्यावर्त, मंडल। व्यक्तिवाचक के बारे में बोल रहा, व्यक्तिवाचक जिससे नाम एक किसी का नाम हो। प्रोफेसर कहने से किसी का नाम आ रहा है, पूरा जाति का बोध हो गया। आर्यावर्त हम नाम दे दिए, वो देश का नाम है, ये वो देश के, भारत का। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त भी है, पता है आपको? भारतवर्ष भी कहा गया, इसको हिंदुस्तान भी कहा गया है। अब आर्यावर्त कोई नहीं कहता है, आर्यावर्त बहुत पुराना नाम हो गया। सुनिए कोई आर्यावर्त कहते हुए कि मैं आर्यावर्त का निवासी हूं, मैं भारत का निवासी हूं, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो पता है कि पुराना नाम है। चलिए अब आगे 40 में चलते हैं। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? माने जिसे जाति का बोध हो उसको क्या कहेंगे? वचन कहेंगे, कारक कहेंगे, समास कहेंगे, लिंग कहेंगे? लिंग कहेंगे। मतलब जो स्त्री या पुरुष का बोध करवाता है उसी को क्या कहते हैं? शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? शाखाओं, शाखे, शाखाओं या शाखाएं? ऑप्शन डी, शाखाएं। आदित्य तुम बताओ तो इस चिन्ह का नाम क्या है? इसका अर्धचंद्र, चंद्र बिंदु इसको बोला तो मैं, इसको क्या बोलेगा? केवल चंद्र। इसको क्या बोलता है? गलती है, हिंदी बताइए। प्रश्नवाचक। आगे निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? बैडमिंटन, कॉपी, प्यास, दौलत। बैडमिंटन का खेल हो रहा है, जब वाक्य को बोलते हैं तब पता चलेगा। तो कौन आंसर हो जाएगा इसका? खेल में हो जाएगा बैडमिंटन। स्त्रीलिंग में, तीनों स्त्रीलिंग है। उनकी प्यास नहीं बुझी, की लग गया ना। स्त्रीलिंग वाक्य बनाएगा ना, तो तीनों के स्त्रीलिंग बनेगा, और उसका तो बोलेगा तो पुल्लिंग बना के बनेगा थोड़ी है, जो शब्द होता है वही होगा। कौन स्त्रीलिंग शब्द है? गुलाब, आटा, चमरी, पाँव। कौन होगा? चमरी की दाम का चित्र है ना वो। किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, हो, अरे आदि शब्दों का प्रयोग होता है? संबोधन। हाँ, ऑप्शन हरि, हरि मोहन को रुपए देता है। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक, संपादान कारक,
संबोधन कारक यहाँ अधिकरण कारक क्या होगा? हरि मोहन को रुपए देता है, मोहन को कारक कौन चिन्ह का है? कारक अभी नहीं, कारकों ने पढ़ाया जी, 9 में पढ़ाया। अपदान कारक संपदान या अधिकरण कौन होगा? संपदान को के लिए, और एक वह होता है कर्म को, तो वहां पर ये नहीं है, नहीं दिया है कर्म, ठीक ना। के लिए शब्द आया, को जो है ना, ये हरि ने मोहन को रुपए दिया, किस लिए दिया वो पता होगा, कहा के लिए दिया, के लिए नहीं आएगा तो संपदान ही होगा। आगे वाक्य से अलग होने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में प्रयोग दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाएंगे ना। पद समास अव्यय क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? गलत। ऑप्शन इसमें 2 नहीं होंगे, ऑप्शन 3 होंगे, और ये बताए होंगे 11th में, 11th बोल रहे हैं 9th में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 मिला के पुरुषवाचक होते हैं। आगे पीटेंगे फिर तब शांति से देखिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेषण, अव्यय, काल या विशेष्य। विशेषण की विशेषता जो बताता है वो तो पहले ही बता देगी हम कहते हैं, फिर वही कहेगी इसको क्या कहते हैं। इतना तो दम लड्डू नहीं देगा तुमको। इधर कहीं दिया है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है उसे विशेषण कहते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? विशेष्य। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? बड़े, क्षत्रिय या साहसी कौन होगा? ऑप्शन ई वाला। कितना बड़े हैं? ये वाला। तब बड़े ऑप्शन कहाँ है? हटते ना जी, कहाँ आ गई सब? ऑप्शन बड़े। आगे निम्नलिखित में कौन निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? 4 गज मलमल, सब धन, 25 रुपए या चारों भाई। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित पता चले तो ऑप्शन तो 25 रुपए लग रहा है, 25 रुपए का मतलब 25 रुपया, ऐसे में उतना कोई विशेष पता नहीं चल रहा है, इसलिए परिणाम बोधक विशेषण के उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गण आधुनिक काल के किस महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग, ये नहीं बताए। इसका आंसर कौन हो जाएगा? भारतेंदु युग। हम पढ़ाएंगे तब, इस पर चर्चा मत करो। भारतेंदु युग, हाँ। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गण रचित किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ है? भारत सभाग, जीवन जनपद नहीं, प्रयाग, रामागमन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा, जीर्ण जनपद। राम ख्याली शब्द का अर्थ क्या है? लगाओ। बजाने वाला, कोरी कल्पना या पद्धति, कौन होगा? कोरी कल्पना। स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखाई देता? टैक्स, भारतीयता, अंग्रेज या रेल। तो इसमें भारतीयता नहीं दिखाई देता। जब पढ़ाएंगे उस चैप्टर को तब जाके समझ में आएगा अच्छे से क्यों भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है। हम भारत में तो रहते हैं लेकिन भारत के संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उसमें ये बात बताएगा। मूलतः बात यही है कि भारत में रहकर भी भारतीयों को हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं भारतीयता आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए अब आगे। निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेमघन। इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पढ़ाई डिस्कशन हम ही क्या करें। कवि दयानंद ने प्रेमघन को कैसे निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेमघन, रसखान, हाँ ध्यानानंद होंगे इसमें ये नहीं, उनको सखी संप्रदाय क्या बोलते हैं, रसखान को जब पढ़ाएंगे तब। कवि ध्यानानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताते हैं? कांटो धारा
टेढ़ा, चतुराई या अति सुधो। तो क्या बताते हैं? अति सुधो। कवि धनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? सांप, बादल, मोर, तारे। तो बादल, सांप तो एकदम गलती लगा दिया, क्या नहीं कौन से लगाया। ऑप्शन बादल, जैसे बादल पानी लाते हैं दूसरों के लिए, इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे। आधा डिस्कशन अभी करेंगे तो यही टाइम खत्म हो जाएगा। चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छा से बता देंगे उसमें। आगे 58 से ना, परजन्य शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्श करो, शंका मुक्त, तनिक भी या बादल। ऑप्शन डी, परिजन मतलब दूसरों के लिए, तो बादल दूसरा के लिए काम करता है। ऑप्शन, कवि रस खान ने किन्हें माली मलिन कहा था? राम और कृष्ण कहा है, कृष्ण और राधा को कहा होंगे। ऑप्शन ए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर लिखे किए हैं। कामरिया, कामरिया शब्द का अर्थ क्या है? छोटी लाठी, करोड़ों, कंबल या गृह। तो यहां हो जाएगा कामरिया का मतलब कंबल। चलिए अब 10 और हो गए, 10 को ना 70 तक ही ना। लेखक भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन यही ना, यही बताया गया उसमें। ऑप्शन डी, धर्म, जाति, समानता। जाति होना चाहिए रे डाकू कहीं का, समानता में नहीं, ये वाला होना चाहिए। फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम में आदर्शवाद माने थे, इसलिए वो बात चेतन बताया नहीं है ये बात को। समानता भी होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होना चाहिए, भातृत्व माने भाईचारा होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर आना चाहिए। ये नहीं कि बड़े हो गए हम तो छोटे को छोड़ देंगे, उसको भी मिला के चलेंगे। आगे, निम्नलिखित में कौन विश्व के दांत शीर्षक कहानी सेन साहब की बेटी है? नेहा, शेफाली, वर्षा, प्रिया। कौन होगा? और राधा उसमें थी ना वो, आलो, शेफाली। हाँ शेफाली, तो कौन हो जाएगा? ये सब दूसरा नाम है ना, ये सब नाम है नहीं, ये लगा कहानी में। विश्व के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। लेकिन बनेगा क्या वो? बनेगा जी? बचपने में इतना दुलार लगा दिए हैं कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा? सेन साहब की ओर, मदन की माँ की ओर, मदन की ओर या खोखा की ओर? विश्व के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ, मदन की माँ की ओर नहीं, खोखा की ओर ना। अच्छा मदन है इसमें, हाँ मदन की ओर। क्यों? क्योंकि बेचारा वो बात सुन के आया था, इस बार पूरा प्यार अपने बेटे पर निछावर करने के लिए जिम्मेदार किया भी। ठीक किया, वाह बेटा। अंतिम हंसते भी हैं कि दो दांत तोड़ा, ठीक किया, सब तोड़ देता है। आगे, विश्व के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है? कमबख्त, कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है फिरता है। यह बात किसने बोला था? मिसेस सेन का, गिरधर लाल का या सेन साहब का या मदन की माँ? ऑप्शन डी, मिसेस। चलिए अब आप 2-4 और है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्रकृति से एकदम पहला लाइन ही है, कोई बुक पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा? परिपूर्ण कौन सा देश है? परिपूर्ण देश कौन है? भारत। अभी वाइज में से कोई बताएगा कि भारत का प्राचीन नाम क्या है? हाँ आर्यभट्ट। शाहनामा ग्रंथ का रचना काल क्या है? ये हम करवाएं ऑब्जेक्टिव। 12वीं से 13वीं या 5वीं से 6वीं या 10वीं से 11वीं या 20वीं से 21वीं? ऑप्शन 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास में किया गया था। मंगम्मा किसने कर्ज मांगा? मंगम्मा से कर्ज कौन मांगा था? जब भी हम वर्णिका पढ़ाते हैं तो इसका नाम जरूर लेते हैं हम, ऐसे संबंधित क्वेश्चन करते रहते हैं। तो रंगप्पा होगा ना जी।
नजम्मा तो मांगेंगे नहीं। हाँ, ऑप्शन ए। कौन मांगा था? और अंत में क्या दब लिया था उसका? हाथ। और जाके हमारी से क्या कहती है? पिया का याद आया गया। पिया का बोलती है कि पिया का याद आ गया। लेकिन हम बच्चलन थोड़ी कि उसे शादी कर लेंगे, बोलती भी है। दहाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि। तो उसका पड़ोसी है गुणनिधि। शंकर ये सब पड़ोसी है। जो ऑप्शन सही होगा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अच्युत। लक्ष्मी अभी पढ़ अभी 2 मिनट रुकने तो कहो उसको रुकने के लिए। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के के साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? पति के, अच्युत के, गिरधालाल के या तहसीलदार के? कौन होगा ऑप्शन? चारों में कौन? तो ऑप्शन डी। तो आज के लिए पूरे प्रश्न को हमने ऑब्जेक्टिव को देख लिया और इसको हमेशा देखते रहना है, ठीक ना? हो सकता है हूबहू हम यही प्रश्न फिर आ जाए। थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव में भी ध्यान दे देते हैं। कैसा आया था जी? अच्छा, ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा गया। ठीक है, आज के लिए इतना है।